बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहला टॉपिक है डिकोडिंग लार्ज मेमोरीज। लार्ज मेमोरीज को हम डिकोड कैसे कर सकते हैं। लार्ज मेमोरीज सच एज 16 KB मेमोरी हैव रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो लार्ज मेमोरीज होती हैं उनके अंदर रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। इसके बाद दी रो एंड कॉलम सेलेक्ट लाइन्स, जो भी रो है या कॉलम है कोई ना कोई लाइन को सिलेक्ट करेगी। सिलेक्ट अ लोकेशन इन दी मेमोरी अरे, सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट करेगी, उसके बाद मेमोरी अरे में लोकेशन को सिलेक्ट करेगी। दी मेमोरी इज अरेंज इन 2 डायमेंशनल, ये आपने याद रखना है। 2 डायमेंशनल का मतलब है रोज और कॉलम। मैनर्स इंस्टेड ऑफ द लीनियर एड्रेस मैथड डिस्कस अर्लियर, हमने पहले कौन सा पढ़ा था, लीनियर एड्रेस मैथड, लेकिन अब यहाँ पे यूज कौन सा होगा, 2 डायमेंशनल मैनर। द रीजन फॉर अडॉप्टिंग अ रो एंड कॉलम डिकोडर टू इंडिपेंडेंटली, अब ये रीज़न क्या है कि हम किस चीज़ को ले रहे हैं, रोज और कॉलम के मेथड को ले रहे हैं, क्यों। बट सिमल्टेनियसली सिलेक्ट अ लोकेशन बाय इट्स यूनिक रो एंड कॉलम नंबर इज टू स्पीड अप द डिकोडिंग प्रोसेस, ये काम क्या करता है, किसी खास किस्म की रो या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो वो किसी भी सिस्टम की जो स्पीड है उसको तेज़ कर देगा। एज दी मेमोरीज गेट लार्जर द डिकोडर दैट डिकोड एंड select a unique memory location also become very large with large number of gates, यानी कि जितना सिस्टम मेमोरी का बड़ा करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा गेट यूज़ होंगे ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ गेट्स। अब जब हम गेट्स को ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ऑफ द डिकोडिंग सर्किटरी द डिले इन डिकोडिंग द इनपुट प्रेसिज इंक्रीजेज, यानी कि जब साइज़ बड़ा कर दिया तो उसके अंदर जो डिले होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ये आपका क्विज भी बन सकता है। देयर बाय स्लोइंग द मेमोरी एक्सेस, तो मेमोरी एक्सेस थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। अ लार्ज एड्रेस स्प्लिट इनटू रो एंड कॉलम्स, यहाँ पे कह रहे हैं जो बड़ा हमारे पास एड्रेस होगा वो क्या करेंगे, रोज और कॉलम में उसको पहले टुकड़े बनाएंगे, फिर अलग करेंगे रोज और कॉलम के लिहाज से, फिर उसके बाद क्या होगा, कोई ऐसा किस्म का सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें डिकोडर जो है कुछ नंबर गेट्स में इस्तेमाल किए जाएं, रिजल्टिंग इन फास्ट डिकोडिंग टाइम, फिर जो डिकोडिंग होगी वो तेज़ हो जाएगी। एंड देयर बाय फास्टर मेमोरी एक्सेस, उससे मेमोरी एक्सेस भी तेज़ हो जाएगा अगर हम बड़े सिस्टम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, रो डिकोडर एंड कॉलम डिकोडर, इन सब चीज़ों को ये देखें, ये रो वाला है तो ये स्ट्रेट जा रहा है और ये जो कॉलम वाला है ये वाली लाइन इसके साथ सारी कनेक्टेड है। तो अब इसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने तकसीम किया, फिर उसके बाद डिकोडिंग की तो ये ज़्यादा आसान हो गई और फास्ट हो गई। अगला टॉपिक है डिटेल सर्किटरी ऑफ द इनपुट आउटपुट बफर, यानी कि इनपुट आउटपुट कैसे की जाती है, विच मैनेज द कंट्रोल ऑफ द डाटा इन एंड डाटा आउट लाइन्स, ये आपका क्विज भी बन सकता है। ये डाटा इन और डाटा आउट लाइन्स को कंट्रोल करता है। व्हेन द डब्ल्यू राइट सिग्नल इज एक्टिव, यानी कि जो डब्ल्यू वाला सिग्नल है ये एक्टिव हो तो क्या होगा, एंड द मेमोरी चिप इज सिलेक्टेड सी एस द टॉप एंड गेट इज सिलेक्टेड, यानी कि ऊपर वाला जो एंड गेट होगा वो सिलेक्ट होगा, एंड द बॉटम एंड गेट इज डिसेबल्ड। ये आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो ज़्यादा समझ आएगी। दी डाटा अप्लाइड एट द डाटा इन आउट, बाय डायरेक्शनल का मतलब है कि इसमें 2 डायरेक्शनल्स होंगी। लाइन्स इज स्टोर्ड इन दी सिलेक्टेड लैचेज। व्हेन दी डब्ल्यू सिग्नल इज इनएक्टिव, यानी कि ऊपर वाला एक्टिव था तो क्या हुआ था, और अब इनएक्टिव होगा तो क्या होगा, एंड द सी एस एंड ओ ई सिग्नल्स आर एक्टिव, द बॉटम एंड गेट इज सेलेक्टेड विच एनेबल्स दी ट्राई स्टेट बफर, यानी कि अगर W को इनएक्टिव कर दें तो ये क्या करेगा, ट्राई स्टेट बफर को एनेबल बना देगा। कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द डाटा आउट लाइन्स लीडिंग फ्रॉम द लैच आउटपुट, यानी कि अगर हम एनेबल को यानी कि W को एनेबल कर दें तो ये वाला ऊपर वाला एनेबल हो जाएगा, अगर इनएक्टिव W कर दें तो ये नीचे वाला एनेबल हो जाएगा, और ये काम क्या करेगा, ट्राई स्टेट बफर को भी एनेबल कर देगा। डायग्राम आपने एक दफ़ा देख लेनी है, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं ये किस चीज़ की डायग्राम है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है मेमोरी रीड साइकिल। ये होता क्या है, द रीड साइकिल इज इनिशिएटेड बाय अप्लाइंग द एड्रेस सिग्नल, ये आपका क्विज बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ये जो रीड साइकिल होता है वो शुरू कैसे किया जाता है, बाय अप्लाइंग एड्रेस सिग्नल। द वैलिड एड्रेस नीड्स to be maintained stable for a specified duration TRC, the read cycle time, यानी कि जो खास किस्म का अच्छे वाला एड्रेस सिग्नल होता है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, स्पेसिफाइंग बाय ड्यूरेशन TRC, RC का मतलब रीड साइकिल टाइम। नेक्स्ट दी सी एस एंड दी ओ ई इनवर्स, इन दोनों का इनवर्स है ऊपर, सिग्नल्स आर एक्टिवेटेड
आफ्टर अ डिले ऑफ TGQ, यानी कि अगर डिले होगा TGQ का तो ये दोनों चीज़ें CS और OE दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर OE सिग्नल की हाई टू लो ट्रांजिशन करवाई जाएगी तो क्या होगा, आउटपुट अनेबल होना शुरू हो जाएगी। वैलिड डाटा अपीयर्स ऑन द डाटा लाइंस, जो वैलिड डाटा होता है वो डाटा लाइंस पे शो होना शुरू हो जाएगा। दी TAQ एड्रेस एक्सेस time is measured from beginning of the valid address on the address lines to the appearance of valid data on the data lines. The time TEQ measures the chip enable access time, यानी कि जो चिप अनेबल एक्सेस टाइम है उस चीज़ को कौन मेजर कर रहा होगा, TEQ, विच इज़ द टाइम फॉर द वैलिड डाटा टू अपीयर। अब ये किस चीज़ का टाइम है कि वैलिड डाटा किस चीज़ पे अपीयर हो जाए आफ्टर दी हाई टू लो ट्रांजिशन। अगर हाई टू लो ट्रांजिशन दे तो वो जो डाटा वैलिड होगा वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ऑफ द चिप सेलेक्ट सिग्नल CS इनवर्स। और ये रीड साइकिल की टाइमिंग डायग्राम है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दे दिया, इस चीज़ को कौन शो कर रहा होगा, TRC। इसके बाद चिप सेलेक्ट CS, ये आपका क्विज बन सकता है, चिप सेलेक्ट मतलब CS होगा। तो इस चीज़ को कौन देख रहा होगा, TAQ इस चीज़ को, इन दोनों को मैनेज कर रहा होगा। आउटपुट इनेबल OE, अब इस चीज़ को कौन देख रहा होगा, मेजर कर रहा होगा, TGQ। इसके बाद जो डाटा आएगा एंड पे हमारे पास वैलिड डाटा ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी राइट साइकिल। द राइट साइकिल इज इनिशिएटेड बाय अप्लाइंग द एड्रेस सिग्नल। अब ये किससे इनिशिएट होता है, एड्रेस सिग्नल से। रीड वाला हो रहा था एड्रेस सिग्नल से और ये भी हो रहा है एड्रेस सिग्नल से। द वैलिड एड्रेस नीड टू बी मेंटेन स्टेबल फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ TWC। जो रीड वाला था वो हो रहा था TRC से और ये वाला हो रहा है TWC से। ये इसका डिफरेंस है, आपने लाजमी याद रखना है। दी राइट साइकिल टाइम, नेक्स्ट दी CS inverse and the WE inverse signals are activated. The write enable signal WE, अब ये write enable का मतलब है WE inverse is activated after a minimum time of TSA। अब ये एक्टिवेट कब होता है, जब मिनिमम टाइम होता है और इसकी T के साथ आएगा SA। The address setup time which is measured from the beginning of the valid address। The time for which the WE inverse signal remains active, वो टाइम जिसमें WE का सिग्नल जो है एक्टिव रहता है उसे हम क्या कहेंगे, इज नोन एज द राइट पल्स विथ। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQs भी आ सकता है। बाकी की रीडिंग ये आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट, अब राइट साइकिल की टाइमिंग डायग्राम कैसे होगी, इसी तरह एड्रेस दिया जाएगा वैलिड एड्रेस, लेकिन ऊपर TWC लिखा जाएगा। इसके बाद जो चिप सेलेक्ट होगी वो भी इसी तरह होगी। ये आपने इसका थोड़ा सा फासला चेक कर लेना है क्योंकि ये दोनों आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में। राइट एनेबल इनवर्स, ये देखें ये राइट एनेबल का दिया जाएगा और उसके बाद जो इसके टाइम मेजर वगैरह होंगी वो TSA, TWD एंड THD दिया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पे आंसर आएगा वो डाटा वैलिड डाटा आउटपुट के तौर पे हमें मिल जाएगा। अब जो टॉपिक आता है वो है सिंक्रोनियस बर्स्ट SRAM। इसको आपने ज़रा ध्यान से सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। रैम चिप्स आर सब डिवाइडेड इनटू अ सिंक्रोनियस रैम, ASRAM एंड सिंक्रोनियस बर्स्ट रैम, SBSRAM। ये आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं या इसकी सब डिवाइडेड पार्ट्स भी पूछ सकते हैं। स्टैटिक मेमोरी डिस्क्राइब्ड इज एन असिंक्रोनियस SRAM, द ऑपरेशन ऑफ विच डज नॉट डिपेंड अपॉन दी क्लॉक सिग्नल। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो है क्लॉक सिग्नल। दी रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट असिंक्रोनियसली, यानी कि जो रीड और राइटिंग का जो काम होता है वो कैसे हासिल किया जाता है, असिंक्रोनियसली। सिंक्रोनियस SRAM यूजेस अ क्लॉक सिग्नल, लेकिन जो सिंक्रोनियस SRAM है वो क्लॉक सिग्नल को लाजमी यूज करती है, विच इज यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू सिंक्रोनाइज इट्स एक्टिविटीज, टू सिंक्रोनाइज द रीड एंड राइट ऑपरेशंस फॉर फास्टर ऑपरेशन। अब आपको ये बात जरा जहन में रखनी है, SRAM यानी कि सिंक्रोनियस जो होता है वो क्लॉक सिग्नल को यूज करता है, लेकिन जो असिंक्रोनियस होता है वो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता। और इसके अंदर एक और चीज यूज होती है, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि क्या करता है, नजर रखता है रीड एंड राइट ऑपरेशंस पर। अब ये जो नेक्स्ट दो पैराग्राफ है इसकी रीडिंग आपने लाजमी करनी है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ लेकिन आपने इसको रीड कर लेना, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिंक्रोनियस रैम इज वेरी सिमिलर टू असिंक्रोनियस रैम, यानी कि सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस एक दूसरे से मिलती जुलती हैं।
किस लिहाज से? इन टर्म्स ऑफ दी मेमोरी अरे। मेमोरी अरे इनकी दोनों की मिलती जुलती होती है। दी एड्रेस डिकोडर्स रीड राइट एंड एनेबल इनपुट्स, ये 3-4 चीजें इनकी आपस में मिलती जुलती होती हैं। इन दी असिंक्रोनियस मेमोरी दी various input signals are asynchronous and are not tied to the clock। asynchronous में क्या होता है? जो सारे सिग्नल तो asynchronous होते हैं और क्लॉक सिग्नल से रिलेटेड नहीं होते, जबकि whereas in the synchronous memory all the inputs are synchronized with respect to the clock and are latched into their various register on the active clock pulse edge। यानी कि सिंक्रोनियस में क्या होता है? सारी की सारी इनपुट को पहले सिंक्रोनाइज किया जाता है, किसकी मदद से? क्लॉक सिग्नल की वजह से, या लैचेस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आ गया और सिमिलैरिटीज भी आ गई, ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है दी सिंक्रोनियस SRAM also has a burst feature which allows the synchronous SRAM to read or write up to 4 location using a single address। अब ये बर्स्ट की मदद से क्या होता है कि ये सिंक्रोनियस जो SRAM होती है उसको किस चीज़ की इजाज़त देता है? वो रीड भी कर ले, राइट भी कर ले 4 लोकेशंस पर यूजिंग अ सिंगल एड्रेस। एक एड्रेस को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ लोकेशंस पर वो रीड भी कर ले और राइट भी कर ले। आगे इसका लॉजिक सर्किट है बर्स्ट लॉजिक सर्किट। इसमें एक एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है जो कि बाइनरी काउंटर से कनेक्टेड है, और आगे 2 XOR गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये हो सकता है पेपर में आ जाए क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। अगला टॉपिक है डायनामिक रैम। अ स्टैटिक रैम यूजेस अ लैच टू स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने इसको याद रखना है कि जो स्टैटिक रैम होती है वो क्या इस्तेमाल करती है? लैचेस। किस काम के लिए? सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। 4 गेट्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट अ लैच। 4 तरह के गेट इस्तेमाल करेंगे तो एक लैच की तरह काम करेंगे वो। इन टर्म ऑफ ट्रांजिस्टर 4 to 6 ट्रांजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ सिंगल स्टोरेज सेल। अगर हम कहें कि हमने एक स्टोरेज सेल बनाना है तो 4 से 6 ट्रांजिस्टर को हम इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड मेमोरीज विद हायर डेंसिटीज। आपको इस तरह की मेमोरी बिल्ड करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो, यानी कि ज़्यादा बिट या बाइट सेफ हो सकती हों। अ सिंगल ट्रांजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर अ बाइनरी वैल्यू। उसमें हम सिंगल ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे। अ सिंगल ट्रांजिस्टर कैन नॉट स्टोर अ बाइनरी वैल्यू। अब कोई भी अकेला ट्रांजिस्टर है तो वो बाइनरी वैल्यू इनके 0 1 को सेव नहीं कर सकेगा। हाउएवर इट इज़ यूज टू चार्ज एंड डिस्चार्ज अ कैपेसिटर। लेकिन वो किस काम के लिए यूज होगा कि वो किसी भी ट्रांजिस्टर को या तो चार्ज कर दे या फिर डिस्चार्ज कर दे, और ये टॉपिक भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। अ सिंगल मेमोरी सेल इज दस इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिंगल ट्रांजिस्टर एंड अ कैपेसिटर विच ऑक्युपाई लेसर स्पेस। अब ये सिंगल मेमोरी सेल कैसे इस्तेमाल होगा? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को इस्तेमाल करेंगे जो कि कम स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे एज कम्पेयर टू दी 6 ट्रांजिस्टर विच आर यूज टू इम्प्लीमेंट अ सिंगल स्टैटिक रैम सेल। बजाय इसके कि हम 6 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें, हम एक ट्रांजिस्टर और एक ही कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी जगह भी सेफ हो जाएगी। दस द डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर बेस्ड मेमोरी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। द कैपेसिटर बेस्ड मेमोरी इज नोन एज डायनामिक रैम मेमोरी। अब ये आपने ज़रा जहन में रखना है, जिस चीज़ के अंदर कैपेसिटर होगा उस मेमोरी को हम क्या कहेंगे? डायनामिक रैम, यानी कि डी रैम। डायनामिक मेमोरी के फ़ायदे देख लिए, अब हम देखेंगे ड्रॉबैक, यानी कि इसका नुकसान क्या होता है। इज़ द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अनलेस द कैपेसिटर इज periodically recharged, all the information stored in term of binary bits in a capacitor based memory array is lost। अगर हम उसे किसी खास वक्त के साथ साथ चार्ज ना करें तो उसके अंदर जितना भी डाटा मेमोरी होगी वो सारी की सारी लॉस्ट हो जाएगी या फिर गायब हो जाएगी। द एक्स्ट्रा सर्किटरी रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश द कैपेसिटर। अब एक्स्ट्रा हमें कोई ना कोई सर्किट चाहिए होगा जो उससे साथ साथ रिफ्रेश भी करता जाए। कॉम्प्लिकेट्स द ऑपरेशन ऑफ द डी रैम। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि बार बार उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, उसे सेट करना पड़ेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। ये वाली जो चीज़ है ना, अगर हम इसे हाई रखेंगे तो ये क्या करेगा? कैपेसिटर और इस कॉलम लाइन को आपस में जोड़ देगा। लेकिन अगर इसको हम लॉजिक लो रख देंगे तो ये कैपेसिटर और इस लाइन को आपस में डिसकनेक्ट कर देगा, और यही चीज़ उन्होंने रीडिंग में बताई हुई थी।
नेक्स्ट इसी टॉपिक को लेके आगे हमें दो एग्जांपल दी गई हैं, लॉजिक 1 और 0 स्टोर की और आगे दूसरी रिफ्रेश साइकिल की। तो आपने इसको एक दफ़ा लाजमी रीड कर लेना है और इसकी डायग्राम को भी देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग। DRAM चिप्स यूजेस एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस बाय हाफ। DRAM में ये चीज़ें क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? ताकि वो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस को आधा कर दे, यानी कि कम कर दे। दी एड्रेस रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट अ मेमोरी लोकेशन, सबसे पहले मेमोरी लोकेशन को हम सिलेक्ट करेंगे। इज स्प्लिट इनटू रोज एंड कॉलम एड्रेसेस, उसे रोज और कॉलम में स्प्लिट करेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे। एक्सेस अ DRAM लोकेशन फॉर रीडिंग और राइटिंग, ये जो DRAM की एक्सेस होती है वो किस चीज़ के लिए होती है? रीडिंग और राइटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। दी रो एड्रेस इज फर्स्ट अप्लाइड एट दी एड्रेस लाइन, सबसे पहला काम क्या होता है? जो रो एड्रेस होता है वो पहले वाली एड्रेस लाइन पे अप्लाई किया जाता है। दी रो एड्रेस इज लैच्ड बाय दी रो एड्रेस लैच, यानी कि जो रो एड्रेस होता है वो लैच्ड होता है किस चीज़ से? रो एड्रेस लैच से। और इसी तरह जो कॉलम एड्रेस लैच्ड होता है वो कॉलम एड्रेस लैच की वजह से ही होता है। द कॉलम एड्रेस इज अप्लाइड नेक्स्ट एट द सेम एड्रेस, पहले रो पे डालेंगे उसके बाद कॉलम पे डालेंगे उसी एड्रेस लाइन पर। टू सिग्नल RAS इनवर्स एंड CAS इनवर्स आर यूज्ड, अब ये दो चीज़ें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं? एज स्ट्रोब सिग्नल्स टू कंट्रोल द रो एड्रेस। ये पहले वाला RAS का है और दूसरा है कॉलम एड्रेस लैच respectively. The output of the row address latch and the column address latch are connected to the row and column decoders which select a single row, जो कि एक रो को सिलेक्ट करेगा उसके बाद एक कॉलम लाइन को करेगा। The storage cell to be accessed, जो भी हमें स्टोरेज सेल चाहिए होगा। The RW inverse signals control the reading and writing of data through the D out and D in lines. अब ये इसका काम बताया गया, ये क्या करता है? रीडिंग और राइटिंग को कंट्रोल करता है किसकी मदद से? डी आउट और डी इन की मदद से। दी ई सिग्नल्स एनेबल्स दी DRAM चिप्स, ये भी ई सिग्नल का काम है कि ये DRAM की जो चिप्स होती है उसे एनेबल बना देती है। दी रिफ्रेश साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय दी रिफ्रेश कंट्रोल, ये जो रिफ्रेश का जो भी साइकिल होता है वो किस चीज़ से कंट्रोल होता है? रिफ्रेश कंट्रोल से और टाइमिंग सर्किट से। विच कन्फिगर्स द डाटा सिलेक्टर टू सिलेक्ट रो एड्रेस ड्यूरिंग दी रिफ्रेश साइकिल, जब भी रिफ्रेश साइकिल हो रहा होगा तो क्या होगा? ऑल मेमोरी सेल्स कनेक्टेड टू दी सिलेक्टेड रो आर रिफ्रेश्ड सिमल्टेनियसली, वो सारी चीज़ें जो मेमोरी सेल्स होंगे वो किस चीज़ से कनेक्टेड होंगे? उस रो से जो कि हमने सिलेक्ट की होगी। देयरफॉर अ 1 MB DRAM अरेंज्ड एज 1024 रोज, यानी कि अगर 1 MB होगी तो वो 1024 रो होंगी और 1024 कॉलम्स होंगे जो कि रिफ्रेश्ड बाय सिलेक्टिंग ऑल दी 1024 रोज इन अ सीक्वेंस, जो कि एक रो की मदद से रिफ्रेश हो रहे होंगे एक सीक्वेंस में। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।